हेलो स्टूडेंट्स आज हम करने वाले क्लास 8 एक्सरसाइज 6.1। देखो एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1 to 10 हम पहली दो वीडियोस में कर चुके हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या गिवन है कि सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ 8a माइनस 5b माइनस 7c एंड माइनस 6a प्लस 7b माइनस 4c फ्रॉम द सम ऑफ 6a प्लस 2b माइनस 3c एंड माइनस 2a प्लस 4b माइनस 8c। तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन को समझते, क्वेश्चन में करना क्या है। भाई बोला है यहाँ पे कि सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन सब्ट्रैक्ट किसको करना है कि जो दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे पास लिखे हैं स्टार्टिंग के, इन दोनों का जो सम आएगा एक तो वो हमने अलग रख लिया और जो इन दोनों का सम आएगा उसको अलग रख लिया। तो जो ये लास्ट वाला सम आ रहा है ना भाई, फ्रॉम के बाद कौन सा सम आएगा, लास्ट वाला। ये जो लास्ट वाला सम आ रहा है, इस सम में से जो पहला सम आएगा उसको हमें क्या करना होगा, माइनस। क्योंकि जब भी लिखा रहता है कि सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 6, इसका मतलब फ्रॉम के बाद वाले में से फ्रॉम से पहले वाला माइनस करना होता है। तो 2 फ्रॉम 6 का मतलब क्या होगा कि 6 में से माइनस करना है 2। तो यहाँ पे फ्रॉम के बाद क्या है, ये दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, फ्रॉम से पहले क्या है, ये दो। तो लास्ट वाले सम में से पहले वाला सम क्या करना है, माइनस। तो देखो पहले जो दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है इनका सम निकालते हैं। सम किस किस का, 8a माइनस 5b माइनस 7c, और दूसरा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है उसको क्या कर देंगे, इसमें ऐड कर देंगे। तो ये जगह माइनस का 6a प्लस का 7b माइनस का 4c। यहां तक तो क्लियर हुआ, ठीक है। अब देखो मैंने कुछ नहीं किया, बस ये पहला एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ये दूसरा, और क्योंकि सम करना है, सम का मतलब ऐड करना है, तो मैंने बीच में प्लस साइन यूज कर लिया। सिंप्लीफाई कर लेते पहले इसको। देखो ये हो जाएगा 8a माइनस का 5b माइनस का 7c। ब्रैकेट से पहले प्लस साइन लगा है तो ब्रैकेट वाले टर्म पे कोई फिर फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये एज इट इज आ जाएंगे माइनस का 6a प्लस का 7b माइनस का 4c। सिंप्लीफाई करेंगे, देखो ये 8a और माइनस 6a, तो दोनों लाइक टर्म है। लाइक टर्म कैसे पहचान देते हैं कि सेम वेरिएबल पार्ट होना चाहिए और सेम पावर होनी चाहिए वेरिएबल की। तो वेरिएबल पार्ट भी सेम है, सेम ही पावर है, तो 8 माइनस 6 क्या होगा 2, और वेरिएबल था a, तो a आ जाएगा। माइनस का 5b और ये प्लस का 7b, तो देखो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा तो 7 में से 5 जाएगा, 2 जाएगा, और क्योंकि प्लस वाला ज्यादा है तो साइन प्लस का, और वेरिएबल क्या था यहाँ पे b, तो b आ जाएगा। माइनस का 7c माइनस का 4c, तो देखो माइनस माइनस टर्म क्या हो जाती थी, प्लस हो जाती थी। तो 7 प्लस 4 आएगा तो 11, लेकिन क्योंकि दोनों नेगेटिव है साइन माइनस का आएगा, और वेरिएबल क्या चल रहा है, c। तो पहले दो का सम मैंने निकाल लिया। ऐसे ही भाई जो लास्ट के दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है इन दोनों का भी सम निकालते हैं। लास्ट में दो क्या रखे हैं, 6a प्लस 2b माइनस 3c, ऐड करना है किसके साथ, माइनस का 2a प्लस का 4b एंड माइनस का 8c। यहां तक क्लियर हो चुका। क्या करेंगे, क्या पहले वाले ब्रैकेट से पहले कुछ है, कुछ भी गिवन नहीं है तो एज इट इज आ जाएगा। दूसरे वाले ब्रैकेट से पहले है क्या, प्लस साइन, और प्लस का अंदर मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो टर्म पे कोई भी चेंज नहीं होता है, लेकिन अगर माइनस होता तो क्या होता है, अंदर वाले टर्म का साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये माइनस का 2a रहेगा, ये प्लस का 4b और ये माइनस का 8c। सिंप्लीफाई कर लेंगे यहाँ पे, भाई ये 6a और माइनस का 2a, तो देखो 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा 4, तो ये जाएगा 4 और वेरिएबल पार्ट है a। 2b प्लस 4b, ये कितना हो जाएगा हमारा, 2 प्लस 4 6 हो जाएगा, वेरिएबल पार्ट b। माइनस 3c माइनस 8c, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 8 प्लस 3 कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होगा, 8 प्लस 3 11, साइन माइनस का आएगा, और वेरिएबल पार्ट c। तो दोनों सम तो हमारे पास आ चुके। अब बस हमें क्या करना है, इनका माइनस और करना है, तो माइनस भी कर लेते हैं। तो देखो क्या बोला था कि जो बाद वाला सम आएगा इस वाले सम में से किसको माइनस करना है, इसको। तो क्या करेंगे ना, बाद वाले सम में से यानी कि 4a प्लस 6b माइनस 11c, इस पूरे में से माइनस करना है किसको, ये जो पहला एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आया सम का, इसको। तो माइनस फिर ब्रैकेट में 2a प्लस 2b माइनस 11c। और एक चीज और ध्यान रखना कि जब भी किसी को माइनस करो, जैसे माइनस किया, तो यहाँ पे ये ब्रैकेट लगाना जरूरी है, क्योंकि भाई माइनस क्या कर रहे हैं, इस पूरे को माइनस करना है, और जब इस पूरे को माइनस करना है तो उस चीज को डालो ब्रैकेट में, ठीक है ना। तो अगर ब्रैकेट नहीं लगाया तो उसका आंसर गलत आ जाएगा। तो जब भी एक से ज्यादा टर्म आए माइनस के बाद, उनको ब्रैकेट में ही रखो। अब सिंप्लीफाई करो, पहले ब्रैकेट ओपन, पहले वाले ब्रैकेट से पहले कुछ भी नहीं है तो एज इट इज आ जाएगा। लेकिन अब जो सेकंड ब्रैकेट ये दिखाई दे रहा है, देखो इससे पहले साइन माइनस है, अभी तक ऊपर वाले केस में प्लस था, लेकिन अगर ब्रैकेट से पहले साइन माइनस है तो जो अंदर टर्म लिखी हुई है उन सभी का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मतलब अगर जो प्लस में है वो माइनस, जो माइनस है प्लस,
तो देखो ये 2a है प्लस का, लेकिन माइनस का 2a बन जाएगा। ये प्लस का 2b तो ये माइनस का 2b, ये माइनस का 11c तो ये प्लस का 11c। यहां तक क्लियर हुआ। अब ये देखो, ये माइनस का 11c, ये प्लस का 11c, यानी कि 11c तो है, लेकिन एक प्लस एक माइनस, तो दोनों क्या हो जाएंगी, कैंसिल। ठीक है ना, क्योंकि दोनों टर्म सेम है, बस फर्क क्या है, साइन अपोजिट है। ठीक है, मतलब मैग्नीट्यूड सेम है ये देखा जाए, लेकिन साइन क्या है, अपोजिट है। तो अपोजिट साइन वाले अगर से टर्म है तो वो क्या हो जाती है, कैंसिल हो जाती है। अब बचा क्या, अभी 4a, 4a माइनस 2a करेंगे तो देखो 4 माइनस 2 2 होगा और वेरिएबल पार्ट a। 6b माइनस 2b करेंगे तो 6 माइनस 2 4 होगा और प्लस का 4, क्योंकि प्लस वाला ज्यादा है ना, और वेरिएबल पार्ट b। तो ये क्या आ गया हमारा इसका फाइनल आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्लियर हुआ क्या करना था। ठीक है, पहले इन दो का सम किया, फिर इन दो का सम किया, और फिर लास्ट वाले सम में से पहले वाले सम को क्या कर देगा, माइनस कर देगा, और हमारा आंसर आ चुका। ठीक है, नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 पार्ट नंबर 1। देखो यहाँ पे क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 12 में सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करना है, जैसे पहला पार्ट ये लिखा हुआ है, तो बस इसको ही जो यहाँ पे दो ब्रैकेट लिखे हुए बीच में माइनस है, इसको एक सिंप्लीफाई करके एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनाना है। अब सिंप्लीफाई तो देखो क्या करेंगे, ये जो पहला ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट से पहले कुछ लिखा हुआ है, तो बाहर कुछ भी नहीं है, ना कोई साइन है ना कोई नंबर है, तो ये ब्रैकेट की टर्म तो एज इट इज आ जाएगी विद सेम साइन जैसे भी गिवन है, बस ब्रैकेट हटा देंगे। ठीक है, इसमें तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन जो सेकंड ब्रैकेट दिखाई दे रहा है, इससे पहले क्या है, माइनस है, तो क्या करेंगे, जब भी माइनस अंदर मल्टीप्लाई होता है तो टर्म का साइन क्या होता है, चेंज, क्योंकि भाई माइनस का मल्टीप्लीकेशन अगर प्लस के साथ करते हो तो माइनस होता है, और माइनस साइन का मल्टीप्लीकेशन माइनस साइन के साथ करते हो तो प्लस होता है, इसलिए साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, प्लस का 2xy, तो माइनस प्लस मिलकर क्या बना लेगा, माइनस, तो ये माइनस का 2xy हो जाएगा। ये क्या है, माइनस 5yz, तो जैसे ही माइनस साइन मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस का 5yz हो जाएगा। यहां तक क्लियर हुआ। ऐसे ही माइनस का इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का 3zx हो जाएगा। अब यहां से देख लेते हैं, लाइक टर्म को मैं एक साथ ही लिख लेता हूं सभी को। लाइक टर्म का मतलब सेम वेरिएबल वाली पार्ट, सेम वेरिएबल वाले टर्म। ठीक है, इन दोनों को एक साथ लिख लिया। फिर माइनस का 4yz प्लस का 5yz, इन दोनों को एक साथ लिख लेता हूं, और माइनस 2zx माइनस 3zx। यहां तक क्लियर हुआ। ठीक है, सिर्फ मैंने क्या किया, सेम वेरिएबल वाले टर्म को यानी कि लाइक टर्म को आपस में एक साथ कंटिन्यूट में लिख लिया। पहले दो टर्म आपस में लाइक है, तो देखो 3 माइनस 2 कितना होगा, 1 होगा, और वेरिएबल पार्ट क्या है, xy, तो ये कितना आ जाएगा, 1xy। अब हो सकता है आंसर शीट में 1 ना लिखा हो, तो यहाँ पे क्योंकि जब भी किसी भी वेरिएबल टर्म से पहले जो कांस्टेंट रहता है वो 1 हो, तो उस 1 को लिखो या ना लिखो एक ही बात है। ठीक है, 2 3 होगा तो लिखना पड़ेगा, लेकिन 1 लिख दोगे तो भी गलत नहीं है, और ना भी लिखो तो भी ठीक है। ठीक है, तो ज्यादातर 1 लिखते नहीं है, तो इसको सिंपली xy भी लिख सकते हैं। इसमें देखा जाए माइनस 4yz प्लस 5yz, तो देखो माइनस और प्लस मिलकर क्या बनाते हैं, माइनस बनाते हैं। ठीक है, एक टर्म नेगेटिव एक टर्म पॉजिटिव, तो होगा तो सब्ट्रैक्शन ही, लेकिन 5 में से 4 माइनस करेंगे 1 आएगा। अच्छा, साइन किसका आएगा, प्लस का आएगा, क्योंकि प्लस 5 ज्यादा है। ठीक है, और वेरिएबल पार्ट yz। ऐसी माइनस माइनस टर्म ऐड होती है, तो माइनस माइनस प्लस होगा तो 3 2 5 5 तो आएगा, वेरिएबल पार्ट zx भी आएगा, लेकिन साइन किसका, क्योंकि दोनों नेगेटिव नेगेटिव। और लास्ट में इसको ऐसे लिख सकता हूं, क्योंकि वेरिएबल यहाँ पे कांस्टेंट पार्ट क्या है, 1, तो xy प्लस yz माइनस का 5zx। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ, कोई दिक्कत। तो अगर कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, ऐसे ही देखो इसका 12 का बी पार्ट, भाई बी पार्ट में क्या गिवन है हमें, 2x² प्लस x माइनस का 1 माइनस 3 माइनस 2x माइनस का x²। ठीक है, इसको भी भाई हमें सिंप्लीफाई ही करना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इस ब्रैकेट से पहले कुछ भी नहीं है, तो ये तो एज इट इज आ गया, 2x² प्लस का x माइनस 1, इस ब्रैकेट से पहले माइनस साइन, तो सभी का साइन हो जाएगा चेंज, तो माइनस का 3 प्लस का 2x एंड प्लस का x²। फिर से लाइक टर्म को एक साथ लिखेंगे, तो 2x² प्लस x² आ गया, प्लस x प्लस 2x आ गया, और यहां पर -1 -3 आ चुका। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2x² प्लस x² कितना आएगा, 3x², x प्लस 2x कितना आएगा, प्लस का 3x, और -1 -3, भाई माइनस माइनस प्लस, तो 3 1 4, और साइन माइनस का, तो कितना आ जाएगा, ये 3x² प्लस 3x माइनस 4। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 12 भी हमारा खत्म हुआ।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। देखो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या गिवन है हमें, टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर 3x² माइनस 5y स्क्वायर एंड 7x² माइनस xy, फाइंड इट्स पेरीमीटर। देखो यहाँ पे क्या गिवन है, रेक्टेंगल की दो एडजेसेंट साइड्स गिवन है। अब पहली बात तो ये एडजेसेंट साइड्स का मतलब क्या है कि मतलब दो साइड जो लगातार आती है, जैसे मान लो एक साइड ये है तो इसके जस्ट साइड कौन सी है, ये, यानी कि दो ऐसे साइड जिसमें एक वर्टिसिस क्या हो, कॉमन। तो देखो जैसे मैं यहाँ पे इसको अगर नाम दूं ABCD, तो ध्यान से देखो क्या AB और BC में एक वर्टिसिस कॉमन है, भाई B वर्टिसिस क्या है, दोनों साइड में कॉमन, तो यही है हमारी एडजेसेंट साइड्स। या फिर मैं AB के साथ AD ले सकता हूँ, AD के साथ DC, मतलब कोई भी दो एडजेसेंट साइड्स हमें गिवन है, तो एक को मैंने ये मान लिया, एक को ये। अब ये होता है रेक्टेंगल में हमने पढ़ रखा है कि दो एडजेसेंट्स, अगर ये लेंथ होती है तो इसको हम ब्रेथ बोलते हैं, अगर इसको लेंथ बोलते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, ब्रेथ। तो एक तरीके से मुझे ये अगर ये लेंथ है तो दूसरे वाली ब्रेथ होगी। और पेरीमीटर के केस में हमने पढ़ा है भाई, पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में L प्लस B, यही फॉर्मूला पढ़ा था कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज ट्वाइस ब्रैकेट L प्लस B। सिंप्लीफाई कर लेते इसको 2, भाई लेंथ कितना गिवन है, लेंथ ये रहा, ठीक है, तो L की जगह तो कितना आ जाएगा 3x² माइनस 5y², और ब्रेथ कितना गिवन है, ये वाली ब्रेथ है, तो ब्रेथ की जगह आ जाएगा 7x² माइनस का xy। ब्रैकेट वाले टर्म को सिंप्लीफाई करेंगे, क्या ब्रैकेट के अंदर कुछ लाइक टर्म है, तो देखो 3x² एंड 7x² दोनों लाइक टर्म, क्योंकि दोनों का वेरिएबल पार्ट क्या है, xx, और विद सेम पावर, ठीक है, तो दोनों में वेरिएबल पार्ट एज इट इज आ रहा है, तो 7 + 3 कितना हो जाएगा 10, तो ये तो आ गया 10x²। रहिया माइनस 5y² और माइनस xy, तो देखो ये दोनों डिफरेंट, तो क्या है, ये किसी के साथ लाइक बन ही नहीं रहा, तो ये तो कैसी टर्म है, अनलाइक टर्म, तो ये एज इट इज आ जाएगी, तो माइनस का 5y² माइनस का xy। अब ब्रैकेट के बाहर क्या है 2, तो अब देखो, अब ध्यान रखना कि जब भी ब्रैकेट में एक या एक से ज्यादा टर्म हो, ब्रैकेट के अंदर कितनी भी टर्म हो, लेकिन उससे जस्ट बाहर कुछ नंबर लिखा हो या कुछ वेरिएबल लिखा हो, तो जो ब्रैकेट से बाहर नंबर लिखा होगा, इस नंबर का या इस वेरिएबल का, ठीक है, इस नंबर या वेरिएबल का जो भी यहाँ पे लिखा होगा उसका सभी के साथ मल्टीप्लाई करना है। मतलब मुझे यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना है इस टर्म में, मुझे इस टर्म में भी मल्टीप्लाई करना होगा, और मुझे इसको इस टर्म में भी मल्टीप्लाई करना है। बात क्लियर हुई? तो 2 का मल्टीप्लाई 10x² में करेंगे, तो देखो 2 का मल्टीप्लाई 10 से होगा, भाई मल्टीप्लाई तो कांस्टेंट का कांस्टेंट से होगा, 2 10 20, और वेरिएबल पार्ट x² था, ये आ गया x²। फिर ये साइन है प्लस, ये है माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, 2 का मल्टीप्लाई फिर से 5 से करेंगे, तो 2 5 10, और वेरिएबल पार्ट y²। फिर ये प्लस है, ये टर्म माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, 2 का मल्टीप्लाई किससे, भाई xy के साथ कुछ कांस्टेंट दिखाई दिया, कुछ भी नहीं, इसका मतलब 1 है, कुछ भी नहीं का मतलब क्या है कि 1 है यहाँ पे, कि -1xy, तो 2 का 1 से करेंगे, भाई ये 2 बन जाएगा, और वेरिएबल पार्ट xy, और ये क्या आ गया हमारा इसका फाइनल आंसर। तो ये हमारा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब इसमें भी एक बात याद रखना कि ये जो टर्म है ना, ये अगर आगे पीछे हो जाए तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। मतलब कि ये कि हो सकता है जैसे मतलब मैं -10y² को लास्ट में लिख दूं, -2xy पहले लिखा हो, या 20x² लास्ट में लिखा हो, तो उससे टर्म के आगे पीछे होने से कोई दिक्कत नहीं होगी, आंसर हमारा सेम ही होगा। ठीक है, बस यही टर्म होनी चाहिए, चाहे उनका पोजीशन कुछ भी हो, चाहे ये पहले पोजीशन पे हो या दूसरी पे हो या तीसरे पे, फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। तो देखो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या गिवन है, द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज दिस। भाई एक ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल का पेरीमीटर हमें गिवन है, एंड 2 ऑफ इट्स साइड्स आर 2, ये एंड ये, यानी कि 2 साइड उसके हमें गिवन है। फाइंड द थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल। तो हमें ट्राइंगल का क्या फाइंड करना है, थर्ड साइड फाइंड करना है। तो देखो करना कैसे है, क्वेश्चन नंबर 14। तो सबसे पहले देखो हमने यहाँ पे एक ट्राइंगल बना लिया, और ट्राइंगल का एक नाम लिख दिया मैंने ABC। ठीक है, तो मैं नेमिंग इसलिए लिख देता हूँ क्योंकि चीजें समझाने में आसान हो जाती है और आपको भी समझ में आसानी से आ जाएगा। तो मैंने इसका नेम लिख दिया ABC। अब यहाँ पे ध्यान से देखा जाए, भाई यहाँ पे है क्या, इस ट्राइंगल का पेरीमीटर हमें क्वेश्चन में ही गिवन है। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है कि इसमें 3 साइड्स आ रही है, AB BC CA, तो इन तीनों साइड्स का सम मुझे गिवन है। तो भाई तीनों साइड्स का सम कितना है, ये रहा। तो कितना गिवन है, 7p² माइनस 8p प्लस का 9। क्लियर हो गया, पेरीमीटर गिवन है। आगे क्या लिखा है, 2 ऑफ इट्स साइड्स आर दिस एंड दिस। इसकी 2 साइड हमें गिवन है, तो 2 साइड में, अब देखो यहाँ पे 2 साइड गिवन है, तो किसी को भी मान लेते हैं, मान लो कि भाई AB या AC गिवन है। आप ऐसा भी मान सकते हो कि एक AB गिवन है, दूसरी BC गिवन है, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो भी मान के चलो, मतलब सपोज करो एक AB गिवन है और दूसरा AC गिवन है।
तो ए बी को पहले वाले मान लो। अब इसमें भी कोई ऐसा कोई रूल नहीं है कि पहले वाला ए बी ही होगा या कुछ भी, बस दो साइड है, किसी को कुछ भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 11p² माइनस 3p प्लस 5, यहां तक क्लियर हुआ। तो अब ये कहना चाह रहा है कि फाइंड द थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल। भाई मैंने मान लिया एक साइड ये है, ए बी ये है, ए सी ये है, तो थर्ड साइड कौन सी बची, ये बी सी बची। तो हमें इस बी सी को फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, बी सी। अब देखो क्या पेरीमीटर ऑफ साइड में कुछ रिलेशन होता है। तो देखो हमने पढ़ा है कि भाई किसी भी क्लोज फिगर का जो पेरीमीटर होता है ना, किसी भी क्लोज फिगर का पेरीमीटर क्या होता है, तीनों साइड के सम के बराबर, यानी कि सभी साइड के सम के बराबर। लेकिन ट्राइंगल है तो तीन साइड होगी, तो ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या होगा, इन तीनों साइड का सम कर दो तो हमें क्या मिल जाएगा, पेरीमीटर। अब हमें क्या करना है भाई, ये बीसी तो हमें निकालना है। अगर ये बीसी निकालना है तो इन दोनों को उधर भेजना पड़ेगा। तो ये क्या बनेगा, पेरीमीटर माइनस का ए बी माइनस का ए सी इज इक्वल टू बी सी। और थोड़ा सा मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, ठीक है। तो देखो भाई तीनों साइड का पेरीमीटर मुझे गिवन है, तो अगर मुझे तीन साइड्स निकालनी है तो क्या करेंगे, पेरीमीटर से ये जो दो साइड का सम है इसको माइनस कर देते, तो अभी भी तो हमें वही मिला है, ठीक है। तो इस चीज को मैं डायरेक्ट भी बता सकता था, लेकिन मैंने यहाँ पे थोड़ा फॉर्मूले का यूज करके निकाल लिया। अब पेरीमीटर कितना गिवन है, पेरीमीटर गिवन है 7p² माइनस का 8p प्लस 9। माइनस कर दो किसको, ए बी को, और ए बी क्या है 2p² माइनस p प्लस 1। और ध्यान रखना ब्रैकेट में हमें ये लिखना है, क्योंकि यहाँ पे जो माइनस करना है वो एक टर्म नहीं है, वो तीन टर्म है। ऐसी माइनस क्या करना है, एसी, और एसी में भी कितने टर्म है, तीन टर्म है, तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो -3p प्लस 5 इतना हो चुका। अब बस क्या करना है, अब ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करना है हमें। ब्रैकेट को सिंप्लीफाई कर लो पहले, उसके बाद जो भी लाइक टर्म होगी उनमें देख लेना, एडिशन प्लस एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी होना होगा, ठीक है। माइनस है तो ब्रैकेट वाली टर्म का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो माइनस का 2p² प्लस का p माइनस का 1। फिर बाहर माइनस है तो अंदर वाले का साइन चेंज, माइनस का 11p² प्लस का 3p माइनस का 5। क्लियर हुआ। क्या करेंगे, लाइक टर्म को एक साथ लिख लेता हूं, 7p² माइनस का 2p² माइनस का 11p²। फिर ये p वाले में आ जाओ, माइनस 8p प्लस p प्लस 3p। फिर ये कांस्टेंट पे आ जाओ, प्लस का 9 माइनस का 1 एंड माइनस का 5, ठीक है। यहां तो कोई दिक्कत। अब देखो आगे आगे क्या करेंगे, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। भाई ये तीनों टर्म p² वाली है, तो ये लाइक टर्म है, तो अगर मैं 7 माइनस 2 करता हूं कितना आएगा 5, और 5 में से अगर माइनस किया 11 को, तो देखो 7 माइनस 2 कितना आएगा 5 आएगा, और 5 में से 11 माइनस करेंगे तो 11 माइनस 5 6 कितना आएगा 6, लेकिन 11 ज्यादा है ना माइनस का, तो माइनस का 6 आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 6p²। ऐसे इसको देखो, इस p के साथ जो कांस्टेंट पार्ट है वो क्या है भाई प्लस, और नंबर तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा तो इसका मतलब 1 है, यानी कि प्लस 1। अब ये देखो भाई ये +1 है और ये +3, तो ये प्लस प्लस तो ऐड होकर +4 बना लेंगे, तो ये दोनों तो बन गए +4, और ये है -8। तो -8 और +4 को सिंप्लीफाई करेंगे तो भाई माइनस प्लस माइनस होता है, तो 8 में 4 जाएगा 4, लेकिन साइन आएगा माइनस का, क्योंकि माइनस वाला ज्यादा था ना, प्लस वाला तो सिर्फ 4 था, माइनस वाला 8 है, तो माइनस वाला ज्यादा, तो साइन माइनस का आया, और वेरिएबल पार्ट p। अब ऐसे यहाँ पे 9 माइनस 1 करेंगे कितना 8, एंड 8 में से 5 को माइनस कर देंगे कितना 3। तो ये आ गई हमारी इसकी थर्ड साइड। तो थर्ड साइड कितनी आ गई इस ट्राइंगल की, माइनस का 6p² माइनस का 4p प्लस 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। देखो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या गिवन है कि द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज दिस, कि हमें एक रेक्टेंगल है, उस रेक्टेंगल का पेरीमीटर रखा कितना -22p³ प्लस 32p² प्लस का 16p³। तो ये मैंने लिख दिया कि पेरीमीटर हमें इतना गिवन है। आगे इसने बोला एंड वन ऑफ इट साइड्स इज दिस, एक साइड इसके क्या गिवन है -6p³ 7p² प्लस p³, ये भी मैंने लिख दिया। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि फाइंड अदर साइड। अब यहाँ पे अदर साइड का मतलब समझो भाई, देखा जाए रेक्टेंगल के अंदर 4 साइड होता है, लेकिन यहाँ पे 1 साइड होता है अदर साइड, तो क्या 2 ही साइड की बात कर रहा है भाई। 1 साइड से मतलब क्या है कि 4 साइड तो होती है, लेकिन ये वाली साइड और ये वाली साइड ये तो आपस में बराबर ही होती है। तो अगर ये वाली साइड है तो ये दोनों तो बराबर है, ये दोनों तो गिवन है तरीके से, तो हमने ये दोनों पूछा है, और दोनों पूछने का मतलब यही तो है कि भाई जितना ये आएगा ना उतना ही ये आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे 2 साइड से मतलब ये होता है कि हमें उसकी दोनों एडजेसेंट साइड्स गिवन है।
ये वाली गिवन है तो ये वाली पूछना चाह रहा है, क्योंकि अगर ये दो आ गई, ये दो तो हम फाइंड कर ही लेंगे। अब समझो इसको कैसे करेंगे। तो देखो भाई पेरीमीटर वाला केस है, और पेरीमीटर है तो फॉर्मूला क्या पढ़ रखा हमने, 2 इंटू में l प्लस बी। तो मान लो एक साइड को l मान लेते हैं लेंथ, ठीक है, आप इसको लेंथ मान लो ब्रेथ मान लो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये लेंथ है तो भाई मान लेते अदर साइड ब्रेथ है, तो मुझे ब्रेथ निकालना है। अगर ये ब्रेथ मान लेता तो ये मान लेते l निकाल लेते, ठीक है। तो हमें एक तरीके से b निकालना है। अब फॉर्मूला यूज कर लो रेक्टेंगल का। भाई रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में l प्लस बी। बात क्लियर हो गई। पेरीमीटर कितना गिवन है, माइनस का 22 पी क्यूब प्लस का 32 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस का 16 पी क्यू इज इक्वल टू किसके, ट्वाइस ऑफ एल। कितना गिवन है, ये रहा एल, और एल कितना गिवन है, ये तीनों टर्म किसको रिप्रेजेंट कर रही है, एल को, ठीक है। तो क्या करेंगे भाई, यहाँ पे एल की जगह एल की वैल्यू माइनस का 6 पी क्यूब प्लस 7 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस का पी क्यू, और ये प्लस बी ऐसे ही रहेगा। और ध्यान रखना यहाँ पे जो बी है ना, मुझे बी ही निकाल के लेके आना है। क्या करेंगे इसको, ये माइनस 22 पी क्यूब प्लस 32 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस का 16 पी क्यू, और इस 2 की आरएचएस में सभी टर्म के साथ कर देंगे मल्टीप्लाई। तो देखो 2 का मल्टीप्लाई माइनस 6 पी क्यू के साथ करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 6 टू 12 माइनस का 12 पी क्यूब प्लस 2 का मल्टीप्लाई 7 पी स्क्वायर, तो 2 7 जा 14 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। 2 का मल्टीप्लाई पी क्यू के साथ, तो ये हो जाएगा प्लस का 2 पी क्यू और ये प्लस का 2 बी। अब क्या करेंगे, इस बी वाले टर्म को एक तरफ रखेंगे। बी का मतलब क्या है यहाँ पे, ब्रेथ, ये तो मुझे निकालना है। इन तीनों टर्म को यहां से उठाऊंगा और कहां ले जाऊंगा, एलएचएस में, और जैसे ही एलएचएस में जाएगा तो साइन क्या होगा, इनका चेंज हो जाएगा। तो जो पहले से ही एलएचएस में है वो तो एज इट इज रहा, लेकिन इन तीनों टर्म को इधर से उठा के उधर लेके जाएंगे, तो देखो माइनस 12 पी क्यूब क्या बन जाएगा, प्लस का 12 पी क्यूब प्लस 14 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस का 14 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, और ये प्लस 2 पी क्यू क्या बन जाएगा, माइनस का 2 पी क्यू इज इक्वल टू कितना, 2b। सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो ये माइनस का 22 पी क्यूब है और ये प्लस का 12 पी क्यूब, दोनों लाइक टर्म। तो माइनस का 22 प्लस का 12 क्या होगा भाई, प्लस माइनस तो माइनस होता है, तो 22 में से 12 जाएंगे 10 आएगा, लेकिन साइन किसका, माइनस का, तो माइनस का 10 पी क्यूब, ठीक है। ऐसे ही ये पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर यहाँ पे 32 है प्लस का, और पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर यहाँ पे 14, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, तो 32 में से 14 जाएंगे, 32 में से 14 जाएंगे, कितना बचेगा, तो ये आ जाएगा 12 में से आ गया 8, 18, लेकिन साइन किसका, प्लस वाला ज्यादा है, तो प्लस का, और ये पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। यहां तक क्लियर हो चुका। अब क्या बचा, ये पी क्यू वाले टर्म। देखो ये प्लस का 16 है और यहाँ पे माइनस का 2, तो प्लस माइनस माइनस ही होगा, लेकिन 16 माइनस 2 करेंगे 14, लेकिन किसका, प्लस का 14, और ये पी क्यू इज इक्वल टू में क्या चल रहा है, 2b। क्लियर हुआ। अब क्या करेंगे, मुझे b निकालना है। तो देखो पहली बात है यहाँ पे, क्या इन तीनों टर्म में से 2 का फैक्टर कॉमन आ सकता है। देखो भाई ये 10, 18, 14 तीनों 2 से डिविजिबल, तो 2 का फैक्टर मैं कॉमन निकाल लेता हूं। तो क्या होगा, ये माइनस का 5 पी क्यूब बचेगा प्लस ये 9 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, क्योंकि 10 क्या होता है, 2 इंटू 5, 2 बाहर चला गया तो 5 बचा। 18 2 इंटू 9, 2 बाहर चला गया 9 बचा। ऐसी 14 2 इंटू 7, तो 2 बाहर है तो 7 का फैक्टर बचेगा। और इस 2b में से जो b के साथ 2 है, ये मल्टीप्लाई में, भाई क्या 2 एंड b के बीच में कोई साइन कोई नहीं, इसका मतलब मल्टीप्लाई है। और जब वेरिएबल के मल्टीप्लीकेशन में कांस्टेंट हो तो साइड चेंज होने पर वो कहां चला जाएगा, डिवाइड में चला जाता है। तो 2 से ये 2 कट चुका, तो बचा क्या, हमारे पास फाइनली b की वैल्यू आ चुकी, b इज इक्वल टू, ये पूरा क्या है b, तो b इज इक्वल टू माइनस का 5 पी क्यूब प्लस 9 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस का 7 पी क्यू। तो ये क्या आ गई हमारी अदर साइड, ठीक है। तो अदर साइड क्या आ गई हमारी, माइनस 5 पी क्यू प्लस 9 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस का 7 पी क्यू। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। लास्ट क्वेश्चन इसका क्वेश्चन नंबर 16। तो देखो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 16 में हमसे ये बोला है फाइंड द एरर एंड करेक्ट इट। भाई यहाँ पे तुम्हें हमें कुछ पार्ट गिवन दे रखे हैं, ठीक है। जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 16 के ए पार्ट की बात करूं,
ए पार्ट में ये लिखा है कि -50x4 इज सेम एज -50x⁻⁴। मतलब ये बोल रहा है कि -50x4 जो है ना, ये -50x⁻⁴ के करेक्ट है, सेम है। तो भाई यहाँ पे देखो, ये -50, ये -50, यहाँ पे x, यहाँ पे x, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं थी। पावर में है 4 और एक तरफ है -4, तो क्या 4 एंड -4 बराबर होते हैं? नहीं। तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये पूरा एक्सप्रेशन बराबर हो जाएगा? तो ये बराबर है ही नहीं। तो इसमें करेक्शन में बस ये लिख देंगे -50x⁴ इज नॉट सेम एज -50x⁻⁴। ठीक है। तो क्या क्या हमने यहाँ पे, ये जो सेम वर्ड लिखा था ना, इससे पहले क्या ऐड कर दिया? इज नॉट सेम, कि ये सेम नहीं है। तो हो गया करेक्शन, बस यही करना था इसमें। ऐसे ही आगे देखो, सेकंड पार्ट में अगर देखा जाए बुक में, ठीक है, बुक आपके पास सभी के पास है, देखो यहाँ पे भी 3a एंड 3b आर लाइक टर्म, कि जो 3a है और 3b है ये लाइक टर्म है। अब ये बताओ भाई लाइक टर्म क्या होती थी? लाइक टर्म में तो वेरिएबल पार्ट सेम होना चाहिए, ठीक है, उसका कोफिशिएंट कुछ भी हो, साइन कैसा भी हो, प्लस माइनस फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो वेरिएबल पार्ट है वो क्या होना चाहिए? वो तो सेम होना चाहिए। तो क्या यहाँ पे ये वेरिएबल पार्ट सेम है? वेरिएबल पार्ट तो सेम नहीं है, एक में ए है एक में बी, तो हम क्या लिखेंगे? तो क्या ये लाइक टर्म है? नहीं। तो हम लिखेंगे 3a एंड 3b आर अनलाइक टर्म। कैसी टर्म है? अनलाइक टर्म। ठीक है, तो हमने क्या लिख दिया? लाइक की जगह क्या लिख दिया? अनलाइक। तो ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट बन चुकी। ठीक है। ऐसे ही सी वाला पार्ट देखो, सी वाले पार्ट में क्या लिखा है? कोएफिशिएंट ऑफ बी इन 45ab प्लस बी इज 45a, कि जो कोएफिशिएंट है बी का 45ab प्लस बी में 45a है। तो देखो भाई यहाँ पे भी ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, कैसे गलत है? देखो, चलो लिखते बाद में, पहले समझ लो इसको कैसे गलत है। मैं यहाँ पे समझा रहा हूं, ये 45ab प्लस बी किसका कोएफिशिएंट बोला गया है? बी का। देखो, जब किसी वेरिएबल का कोएफिशिएंट पूछा जाता है तो वेरिएबल को निकाल करके जो भी बचेगा वो हमारा कोएफिशिएंट। तो बात ये है कि अगर ये 45ab प्लस बी है, अगर मैं यहां से b कॉमन निकाल लूं तो क्या आएगा भाई? देखो, इस वाले टर्म में से b बाहर गया तो क्या बचा? 45a लिख दिया। ठीक है, प्लस साइन है, प्लस साइन लिख दो। ये b तो पहले से ही बाहर है, तो क्या बचा? अब ये बताओ, जब पूरा पूरा टर्म बाहर चला जाता है कॉमन में, तो उसके पास क्या बचता है? 1 बचता है। ये मतलब लिखना कि 0 बच जाएगा, क्या बचेगा? 1, क्योंकि b का मतलब b इंटू 1 ही है, क्योंकि 1 तो सभी के मल्टीप्लाई में पड़ा हुआ होता है। जब पूरा टर्म कॉमन चला जाएगा ना, तो क्या बचेगा? 1 बचेगा। अब बताओ यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या होगा? किसका पूछ रहा है? इस b का। तो मैंने क्या बोला, ये किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में किसी वेरिएबल का कोएफिशिएंट पूछे तो उस कोएफिशिएंट के साथ जो भी पार्ट है वो उसका क्या हो जाएगा? सॉरी, उस वेरिएबल के साथ जो भी पार्ट है वो क्या हो जाएगा? उसका कोएफिशिएंट। तो ये पूरा कोएफिशिएंट होगा b का, ये पूरा ही क्या है? b का कोएफिशिएंट है, ध्यान रखना। बात क्लियर हो चुकी है यहाँ पे? ठीक है, कैसे निकालना क्लियर हो गया? हाँ भाई, अगर ये ऐसे होता कि यहाँ पे b ना हो, यहाँ पे x y z कुछ होता, तो बात समझ में आती कि b का कोएफिशिएंट 45a ही, लेकिन यहाँ पे भी तो b है, तो हमें b को कॉमन निकालना पड़ेगा। जो इस b के साथ ब्रैकेट में आया, ये पूरा ही क्या कहलाएगा? कोएफिशिएंट। तो यहाँ पे 45a गलत लिखा है ना इसका मतलब, तो हम इसको सही करते हैं। क्या लिख देंगे? कोएफिशिएंट ऑफ b इन 45ab प्लस b इज कितना? ये जो ब्रैकेट में अभी बताया मैंने, इज 45a प्लस 1। तो कहां पे करेक्शन हुआ? इस वाले पार्ट में हमने करेक्शन कर दिया। तो सी वाला पार्ट भी हो चुका। नेक्स्ट आते हैं इसके डी वाले पार्ट में। डी वाले में पार्ट में फिर से वही है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इन एक्स क्यूब इज 0। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इन एक्स क्यूब इज 0 लिखा है। देखो समझो इसको क्या कह रहा है। एक्स क्यूब है, ये बोल रहा है कि इस यही हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, एक्स क्यूब का ही कोएफिशिएंट पूछ रहा है। तो ये बताओ, क्या मैं एक्स क्यूब को, क्योंकि मैंने बताया कि किसी भी टर्म में 1 तो मल्टीप्लाई में होता ही होता है, किसी भी टर्म में 1 मल्टीप्लाई हुआ, किसी भी नंबर में 1 मल्टीप्लाई में होता ही है, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 2 है, 2 को मैं 2 इंटू 1 लिख सकता हूँ। -5 है, -5 को -5 इंटू 1 लिख सकता हूँ। ऐसी वेरिएबल है, x है, x को मैं x इंटू 1 लिख सकता हूँ। एक्स क्यूब है, इसको मैं 1 इंटू एक्स क्यूब लिख सकता हूँ। ठीक है,
तो देखो अब बताओ यहाँ पे इस एक्स क्यूब के साथ क्या 1 है, और जब एक्स क्यूब के साथ 1 है तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा, 1 होगा ना। तो यहाँ पे ये लिखा जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इन एक्स क्यूब इज 1, 0 नहीं, कितना 1। तो करेक्शन कहां पे होगा, यहां पर, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट आता है इसका ई पार्ट। ई पार्ट में क्या है यहाँ पे 45 एक्स क्यूब वाई प्लस 3 एक्स की पावर -2 इज अ पोलिनोमियल। अच्छा, लिखा हुआ है कि 45 एक्स क्यूब वाई प्लस 3 एक्स -2 इज अ पोलिनोमियल। बोल रहा है कि ये जो है ना ये एक पोलिनोमियल है। अब देखो यहाँ पे करेक्शन कैसे करेंगे, इसमें भाई एक बात ये भी ध्यान रखना कि कई बार करेक्शन करने के लिए हो सकता है हमारा आंसर सीट से आंसर मैच ना हो, क्योंकि कई तरीके से क्या सकता है, कैसे कर सकते हैं भाई, या तो ये करो, क्योंकि हमने पढ़ा है पोलिनोमियल में क्या होता है, पोलिनोमियल में जो वेरिएबल आते हैं ना, वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। तो या तो इस -2 को रिप्लेस करके 2 लिख दो तो ये एक पोलिनोमियल बन जाएगा, या फिर ऐसा करो पोलिनोमियल वर्ड की जगह नॉट पोलिनोमियल कर दो तो स्टेटमेंट करेक्ट होगा। मतलब ये है कि जो स्टेटमेंट गिवन है ना, मुझे इसका करेक्ट स्टेटमेंट लिखना है। तो जैसे मैं यहाँ पे दिखाऊं, कभी कभी आंसर हमारा वेरी कर सकता है भाई, हो सकता है तुमने कुछ अलग लिख दिया हो और आंसर सीट से मैच करो तो फिर तुम्हारा मैच नहीं हो पाएगा, तो तुम क्या बोलोगे, सर ये तो हमारा गलत आ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि गलत होगा, हो सकता है तुमने दूसरा तरीका लिख दिया हो। अब जैसे मैं इसमें तुम्हें दोनों तरीके बता रहा हूं, एक स्टेटमेंट मैंने ये लिखा और इसका दूसरा स्टेटमेंट ये भी हो सकता है कि मैंने इस एक्सप्रेशन को तो ऐसे ही रखा, ठीक है, लेकिन मैंने क्या कर दिया, इज नॉट पोलिनोमियल। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, लेकिन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पोलिनोमियल में कैसे कन्वर्ट हो देते हैं कि वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर। तो क्या ये होल नंबर है -2, तो या तो इस इंटीजर पावर को, नेगेटिव इंटीजर को पावर कर दो प्लस, तो ही हम कह सकते हैं हाँ पोलिनोमियल है। तो अगर मुझे वर्ड पोलिनोमियल ऐसे रखना है तो मुझे पावर चेंज करनी पड़ी, और अगर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन चेंज नहीं करता तो फिर मुझे पोलिनोमियल से पहले लगाना पड़ेगा नॉट पोलिनोमियल। तो सही ये भी है और सही ये भी है, तो आप कुछ भी लिख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। बात क्लियर होगी, ठीक है। और लास्ट पार्ट यहाँ पे एफ पार्ट। एफ पार्ट में बच्चे क्या है यहाँ पे कि 30x4 प्लस 50x² y³ इज अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 4। बोल रहा है कि ये जो पोलिनोमियल गिवन है, पोलिनोमियल तो है, ये बताओ क्या ये पोलिनोमियल है। अब पोलिनोमियल है कैसे चेक करोगे, सिर्फ वेरिएबल की पावर देख लो। अगर तुम्हें वेरिएबल दिखाई दे रहा हो, न्यूमेटर में है सारे वेरिएबल, डायनोमीटर की तो बात है नहीं, डायनोमीटर में तो वेरिएबल है नहीं। अगर वेरिएबल न्यूमेटर में है और उन सभी की पावर होल नंबर है तो बस समझ जाना वो पोलिनोमियल है। तो पोलिनोमियल तो है, लेकिन बात ये बोल रहा है क्या ये डिग्री 4 में ही है, इज अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 4। तो क्या ये बिल्कुल सही लिखा है इसने, क्या डिग्री 4 में है। तो डिग्री कैसे चेक करेंगे कि अलग अलग टर्म का चेक करेंगे। अगर मैं पहले वाली टर्म में करूं, पहले वाले टर्म में वेरिएबल क्या है, एक्स है, एक्स की कितनी पावर 4, तो यहाँ पे है पावर 4, तो पहले वाली टर्म की पावर निकल के आई 4, ठीक है। अगर मैं दूसरी टर्म में आऊं तो दूसरी टर्म में 2 वेरिएबल आ रहे हैं, पहले वाले वेरिएबल की पावर कितनी 2, दूसरे वाले वेरिएबल की पावर कितनी 3, और दोनों की पावर का सम करूंगा तो कितना 5। तो इसकी ओवरऑल पावर, पूरी पावर कितनी हुई, कंप्लीट पावर 5। तो पहली टर्म की पावर 4, दूसरी टर्म की ओवरऑल पावर 5, तो हाईएस्ट कौन सी 5। और जो हाईएस्ट पावर होती है वही तो हमारा डिग्री बनेगा, इसका मतलब डिग्री क्या है 5.4। तो करेक्शन कहां पे करना पड़ा, इस जगह। तो क्लियर हो चुका। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या था कि एरर निकाल के उसको सिर्फ हमें एरर को ढूंढ के करेक्ट स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना था। कहीं कहीं पर किसी भी स्टेटमेंट को एक से ज्यादा तरीके से भी लिख सकते हैं तो वो भी हमारा सही होगा, ठीक है। पेपर में कोई एक ही लिखना है, लेकिन ये लिखोगे तब भी पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, ये लिखोगे तब भी वो सही होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आज हमने एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम सीखेंगे कि मल्टीप्लीकेशन पोलिनोमियल का कैसे करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में अगर कोई भी दिक्कत है तो आप मेरे से कमेंट करके बता सकते हो।